अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन कह रहा है भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। यानी कि सीधी सीधी लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो भारत की संसदीय प्रणाली की विशेषताएं पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शंस को रीड करते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। तो मैं सीधा इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज़ इसको पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कर लेना। पहला स्टेटमेंट है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। भारत में दोहरी सदस्यता पाई जाती है मंत्रियों में, यानी कि वे कार्यपालिका के सदस्य भी होते हैं और संसद के सदस्य भी होते हैं। तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। ठीक, अगला स्टेटमेंट है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त होता है तभी तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध भी अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक, इसलिए मंत्री केवल तभी तक होते हैं जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त होता है। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। राज्य का अध्यक्ष, ध्यान से देखोगे, भारत में राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य के अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। तो क्या प्रेसिडेंट मंत्रिमंडल के अध्यक्ष होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं? तो यानी कि प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं मंत्रिमंडल के, ना कि प्रेसिडेंट। तो यानी कि ये थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अच्छा देखो, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ये सरकार के अध्यक्ष होते हैं और सरकार का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा थर्ड वाला। और ऑप्शंस को नीचे अगर ध्यान से देखा जाए तो थर्ड वाला एलिमिनेट करते ही तीन ऑप्शंस बी, सी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं और हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, वही है इसमें भी। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं बताई हुई है। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? जैसे कि बहुमत दल का शासन होता है सॉरी, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व वही कि अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक, या फिर अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो संपूर्ण मंत्रिमंडल भंग हो जाती है। ठीक, ये होता है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। इसके अलावा राजनीतिक एकरूपता, दोहरी सदस्यता वही बात कि मंत्रिमंडल के सदस्य कार्यपालिका और विधायिका दोनों के सदस्य होते हैं। फिर अगला है निचले सदन का विघटन, वही लोकसभा, छोड़ो इसे रहने दो। फिर अगला है गोपनीयता, सेक्रेसी होती है इनमें। इसके अलावा ठीक है, जब तक उन्हें विश्वास प्राप्त होता है तभी तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 के बाद है क्वेश्चन नंबर 68। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फिर वही बात, स्टेटमेंट पढ़ते हैं ध्यान से। केंद्र में मंत्री परिषद के सदस्य संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। देखो, अगर पिछला वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आंसर हमारे लिए बहुत आसान है। तो क्या ये होते हैं? मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। देखने में तो सही लग रहा है पर यह स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। लोकसभा केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकसभा जो है जनता द्वारा चुनी जाती है। ठीक, और राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसीलिए मंत्रिपरिषद के सदस्य लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि संसद के प्रति। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट एलिमिनेट होते ही हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। बट फिर भी बाकी के ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। बिल्कुल सही बात है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था। नेक्स्ट कहता है विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। ये देखो, भारतीय संविधान का आर्टिकल 74 जो है, 74 आर्टिकल क्या बताता है? इसमें मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। ठीक, क्या बताया गया है कि मंत्रिपरिषद कितनी होगी? लोकसभा का कितना प्रतिशत होगी?
15% होती है प्रधानमंत्री के साथ। ठीक, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्री सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, कथन 2 सही है। मंत्रिपरिषद, ध्यान रखना है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि संसद के प्रति। ठीक, अच्छा, मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा का 15% होगी। ये बात कब जोड़ी गई थी संविधान में? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में। ठीक, इसके बाद आर्टिकल 78 भी बताया गया है कि आर्टिकल 78 में कहा गया है प्रधानमंत्री का कार्य होगा कि वो राष्ट्रपति को सूचना दे, जो भी निर्णय वो ले रहे हैं, जो भी कानून बना रहे हैं, इसके बारे में सूचना देंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। कहाँ लिखी है ये बात? आर्टिकल 78 में लिखी हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, देखो फिर से आ गया ना राष्ट्रीय विकास परिषद। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि एनडीसी बार बार आ रहा है, इस बार फिर से आ गया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या कहता है? राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। तो ये बात गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक स्वायत्त संस्था है, ये योजना आयोग का अंग नहीं है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया। ऑब्वियसली, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ ऐसी होती है जिनको राज्य सरकारें भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। तो ऐसे विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया। समवर्ती सूची कौन से स्केड्यूल में है? 7th स्केड्यूल में है। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। फिर तीसरा स्टेटमेंट कहता है भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय योजना बनाने का कार्यभार होगा। बिल्कुल होगा। पंचायतें नहीं करेंगी ये काम तो और कौन करेगा, है ना। पंचायतें आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाएंगी, जैसे कि क्या क्या योजनाएं बनाएंगी? जैसे कि सड़क का विकास, पेयजल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, है ना, सामाजिक न्याय, ये सारे काम कौन करेगा? पंचायतें करेंगी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी। सेवेंथ स्केड्यूल में 3 सूचियां हैं। फिर आर्टिकल 248 में देखो अवशिष्ट विषय केंद्र को सौंपा गया। अवशिष्ट विषय क्या है? अवशिष्ट विषय ये समवर्ती सूची वाले नहीं है, ये अलग होते हैं। देखो स्केड्यूल 7 में 3 प्रकार की सूचियाँ हैं। केंद्र सूची, केंद्र सूची में वो विषय जो केवल जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, है ना, पोर्ट्स हैं, इन सब के बारे में कौन कानून बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा होता है हमारा स्टेट लिस्ट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, जैसे कि पुलिस। ठीक, इसके अलावा हमारा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट, इस पर कौन रूल बना सकता है? केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकारें भी बना सकती है। लेकिन अगर दोनों में मतभेद होता है तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होगा इसमें। ठीक, ये तो हो गई 3 लिस्ट। बट क्या इन 3 लिस्ट में इतने सारे मुद्दे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो इनके अलावा भी कुछ चीज़ें जो हैं वो बच जाती है इन ये टाइम के साथ डेवलप होती है। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी एक नई चीज़ आ गई है, अब एनवायरनमेंट अब एक नई चीज़ आ गई है ना। तो ये सब क्या है? अवशिष्ट विषय हैं। तो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति वर्तमान में किसको प्राप्त है? केंद्र को प्राप्त है। कहाँ लिखी है ये बात? आर्टिकल 248 में। ठीक, इसके बाद पंचायतें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के ऊपर कानून बनाती है। पंचायत कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। ठीक है, और 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पंचायतें। ठीक है, इसके अलावा पंचायतों में 29 विषय दिए गए हैं और नगर पालिकाओं को कितने विषय दिए गए हैं? 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है, और एनडीसी जो है योजना आयोग का अंग नहीं है, बता ही दिया है मैंने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। कहता है राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। ध्यान से पढ़ना है, सभापति और उपसभापति दोनों की बात की जा रही है इसमें। तो देखो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो तो होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, है ना, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, ये बात सही है। लेकिन आगे कहा गया है उपसभापति, क्या ये भी राज्यसभा के सदस्य नहीं होते? तो ये बात गलत है। राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं, उनका चुनाव सदस्य आपस में से करते हैं। तो इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है दोनों ही सदस्य नहीं होते हैं, जबकि उपसभापति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है
राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान करने का अधिकार नहीं होता। सही बात है। उसके बाद कहते हैं लेकिन उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखना है, मनोनीत सदस्यों की बात कर रहा है ये। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या पूछा गया है, कौन सा सही है, तो क्या होगा, ओनली 2। क्या इसमें कुछ है बताने लायक? राज्यसभा आर्टिकल ऐसी देखो, कुछ बेसिक फैक्ट्स दिए हुए इसमें। आर्टिकल 64 में बताया गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे और राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। देखो, उपसभापति का चयन सदस्यों के बीच में से होता है, ठीक। फिर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल देख लो। देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, एक निर्वाचक मंडल करता है, और उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, मार्क दिस वर्ड, निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत वाले नहीं होते हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभा के भी कौन, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानमंडल है, जैसे कि दिल्ली, वहाँ के निर्वाचित सदस्य, यहाँ भी मनोनीत सदस्य नहीं है। तो ये सब होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा, ठीक है। बस बाकी कुछ फैक्ट्स हैं, पॉज करके पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, इसका उद्देश्य है समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। अगला कहता है यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। तो आई थिंक ये बात भी सही है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यस, दोनों बातें सही है, ठीक। ये निर्देश भी जारी करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नालसा कब लाया गया था, 1987 में लाया गया था नालसा को, ठीक। किस लिए लाया गया था, समाज के कमज़ोर वर्गों तक निःशुल्क निःशुल्क विधिक सहायता पहुंचाने के लिए। कौन से आर्टिकल में से निकलता है ये नालसा, आर्टिकल 39A, ठीक, फ्री लीगल एड वाला निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक। नेशनल लेवल पे हमारा नालसा होता है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। स्टेट लेवल पे सालसा होता है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक। और ये जो स्टेट लेवल पर सालसा होता है, ये नालसा के अंडर होता है, यानी नालसा इनको निर्देश जारी कर सकता है, ठीक। इसके अलावा हाँ, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी गया है। नालसा के संरक्षक इन चीफ कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। हाँ, इसके अलावा नालसा में मुफ्त विधिक सेवा के पात्र कौन कौन हैं, किन किन को मिल सकते हैं ये मुफ्त विधिक सेवाएं, तो बच्चों को मिल सकती है, SC/ST के सदस्य जो हैं उनको मिल सकती है, औद्योगिक कामगार, इसके अलावा विकलांग व्यक्ति, जो लोग हिरासत में हैं, इसके अलावा मानव तस्करी के शिकार, सीनियर सिटीजन केवल वो जिनकी इनकम 2 लाख रुपये से कम है, इसके अलावा ट्रांसजेंडर भी वही जिनकी इनकम 2 लाख रुपये से कम है, ठीक है। इसके बाद आई थिंक वन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। फिर से देखो आ गया ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन बने हुए हैं राष्ट्रीय विकास परिषद से। पूछ रहा है इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं, इसका कंपोनेंट पूछ रहे इस बार कि इसके कौन कौन सदस्य होते हैं। तो पहला प्रधानमंत्री, दूसरा अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष, तीसरा संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है। इसको थोड़ा अगर लॉजिकली सोचोगे तो वित्त आयोग के अध्यक्ष, देखो वित्त आयोग एक अलग स्वायत्त संस्था होती है, ये किस लिए बनाई जाती है, संघ और राज्यों के बीच वित्त के बंटवारे के लिए बनाई जाती है ना। तो क्या इसका कोई काम है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में, नहीं है, ठीक है। तो ये वाला सेकंड वाला स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दो, वित्त आयोग के अध्यक्ष का इसमें कोई काम नहीं है, तो सेकंड वाला एलिमिनेट होते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 and 4 इसका राइट आंसर है, ठीक।
तो राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं और नीति आयोग के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक। राज्य के राज्यपाल राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य के मंत्रियों को भी इसमें जो बैठकें होती है उसमें आमंत्रित किया जा सकता है। ओके, सो ये थे हमारे कुछ 15-16 क्वेश्चंस 2013 के। ठीक, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।